थर्ड टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे जल्दी जल्दी, ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम ले लिया। कैन नॉट सीक अंडरटेकिंग फ्रॉम द अवार्ड विनर्स, गवर्नमेंट टेल्स द हाउस पैनल। तो ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल न्यूज टाइप का है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आप देखिएगा कि गवर्नमेंट का लोग अवार्ड वापस कर देते हैं तो गवर्नमेंट की बेइज्जती हो जाती है कि अरे इन्होंने इतना बड़े आदमी होकर अवार्ड दिया, वापस कर दिया। तो अभी एक रिकमेंडेशन आया था यूनियन जो कल्चर मिनिस्ट्री थी कि पहले लिखा लिया जाए अवार्ड देने के पहले कि वापस तो नहीं करेंगे, वापस अगर पहले से तो अवार्ड दे ही नहीं। तो इसको लेके है कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी को आप कहीं ना कहीं वो मेंटेन कर रहे हैं। एक डिग्निटी भी तो होता है जिसको आप दे रहे हैं, आप उससे भी पहले ही सब, उसका मर्जी, उसका इंडिपेंडेंस होना चाहिए। वो ऐसा थोड़ी है कि पहले से ही सब कुछ तय करके आपका हो सकता है अभी सही है तो उन्होंने हाँ कह दिया, बाद में आपका रवैया बदल जाए तो लोग कहेंगे ना इंदिरा गांधी आई थी, गरीबी हटाओ, इमरजेंसी लगा दिया, तो लोगों का रवैया बदल गया ना। तो कहीं ना कहीं जैसे आपका रवैया बदलेगा, लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो भी बदलेगा। तो ये सब चीज को लेके काफी डिस्कशन है। बजट एलोकेशन ऑफ द 500 करोड़ फॉर द कॉटन इनसफिशिएंट। तो अभी जो 500 का कॉटन का किया है वो हमने देखा है कि थोड़ा सा कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है कम हुई है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इसलिए भी कम हुई है कि बीच में हमने उसके लिए बीटी जो होता है ना, जो जेनेटिक मॉडिफाइड हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसका निगेटिव इम्पैक्ट बीच में पड़ा था, बीच में सॉइल पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो अभी देखिएगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी लास्ट 10 ईयर्स में काफी नहीं, जैसे प्रोडक्टिविटी जिस तरीके से और देश का बढ़ रहा है उस तरीके से इंडिया का कम हुआ है। पहली बात कि टेक्नोलॉजिकल कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। वही हमने 20 सालों में जो एक जेनेटिक मॉडिफाई किया उसका भी कहीं ना कहीं वॉर्म अटैक हुआ था, उसका एक ही बात पूरा का पूरा निगेटिविटी प्रोडक्टिविटी चली गई थी और उसके बाद वो नीचे ही है। तो इन्होंने दिया है कि 8% इनकी प्रोडक्टिविटी लास्ट 10 ईयर्स में कम हुई है। दूसरी चीज है कि जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो भी कम हुआ है, 350 से 300 है बेल्स। वो जो गट्ठा लगाते हैं ना, 170 किलो के आसपास का एक बेल्स होता है, इसको होता है जैसे बैरल होता है ना, बैरल पेट्रोल को मेजर करते हैं। एक बैरल में कितना होता है, 123 या 127, आई फॉरगेट। ठीक है, एक बार देखिएगा, एक बैरल में लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, समथिंग 100 समथिंग है। ठीक है, ऐसे ही बेल्स होता है। यहाँ पे हम इसको गट्ठे में वो काउंट करते हैं। नियर अबाउट एक गट्ठे का जो होता है 170 केजी के आसपास होता है। इन्होंने कहा कि जो एक और दिक्कत आ रही है कि जो एमएसपी प्राइस पे गवर्नमेंट कॉटन के लिए कहती है वो खरीदती नहीं है, क्योंकि हमारे पास एजेंसीज जो है वो फंक्शनल नहीं होते हैं। जैसे मैंने वादा कर दिया कि मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर वो चीजें मैं प्रोवाइड नहीं करूं, जैसे होता है ना कि आपने पूरे गोरखपुर के लोगों को कह दिया कि जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, कैंसर हो, सब फ्री इलाज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कैंसर का हॉस्पिटल ही नहीं है, तो वो स्कीम कैसे चला पाएंगे? आप कहिए कि लंदन में एक हॉस्पिटल है वो फ्री में कर देगा, तो वो किराया होगा तब तो जाएगा आदमी। आर यू गेटिंग ना, कि आप चीजों को वादा कर रहे हैं पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आपने कहा कि एमएसपी पे खरीदूंगा, लेकिन जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो जाके ग्राउंड लेवल पे खरीदती है, वो अपना जो मार्केट है एपीएमसी वही नहीं ओपन कर रही है, जिसके थ्रू खरीदती है। तो क्या लोग पकड़ के थोड़ी गवर्नमेंट के पास जाएंगे, मोदी जी के पास? उसके लिए होना चाहिए ना, मार्केट होना चाहिए। मार्केट में जब कहीं नहीं बिक रहा है तो वहां जाके करें। तो एक तो ये इन्होंने करा है। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि एमएस स्वामीनाथन कमीशन बैठा था। एमएस स्वामीनाथन का नाम सुना है क्या? क्यों सुना है? अरे इतना फेमस आदमी एमएस स्वामीनाथन, अभी न्यूज में भी थे, अभी उनका डेथ हुआ था, उनको ये भी मिला था, भारत रत्न भी दिया था, न्यूज में थे। एमएस स्वामीनाथन, पिक्चर उक्चर भी आई हुई है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माने जाते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिएगा कि बोलगार्ड होता है। व्हाट इज द बोलगार्ड 2? कभी नाम सुना है? जो हम जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन की बात कर रहे हैं वो इंडिया में बोलगार्ड 2 का यूज करते हैं, यहाँ पे कहीं दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि बोलगार्ड 2 जो है वैरायटी ऑफ कॉटन है। पूछ देगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, राइस है, व्हीट है, ठीक है, सेसमे है, तो इस तरीके से कॉटन है। इंडिया अभी जो यूज कर रहा है बोलगार्ड 2 कर रहा है, बोलगार्ड 3 के लिए पेशकश आई है, लेकिन अभी इसको हमने अप्रूव नहीं किया है। जो अप्रूवल मिलता है कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड, वो हमारी
मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होती है और उसके अंदर में एक अथॉरिटी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये कमिटी ने रिजेक्ट कर दिया। तो अभी इंडिया जो चला रहा है दैट इज द बुलगार्ड 2। पीसीएस में पूछेगा इस तरीके का क्वेश्चन। क्लियर? जो हम अभी अप्लाई करना चाहते हैं बुलगार्ड 3, लेकिन उसका हम अप्रूवल नहीं मिला है। अप्रूवल कौन देता है? कोई भी नई जेनेटिक वैरायटी आती है तो अप्रूवल कहां से होता है? कौन मिनिस्ट्री देती है? ऐसे गेस करो, 2-3 करो। 2-3 में क्या हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, यही होगा ना, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ, और क्या हो सकता है? फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज। इन तीनों का ऑप्शन दो तो क्या आप लोग मारेंगे? टिक मारना हो तो गेस कीजिए। क्या? सी। वो तो बता दिया है, लग रहा है आपने ध्यान से सुना है। ये लोग ध्यान से भी नहीं सुने, अभी बताया है सेम चीज। ठीक है, तो ये है चीजें समझ में आ रही हैं? क्या पढ़ रहे थे हम लोग तब से? $500 दिया है। और कॉटन के इसलिए दिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने नेशनल कॉटन मिशन भी, कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन चला रहे हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑलरेडी चला रही है, इसको फंडिंग किया है। हाँ, आगे बताइए। टेक्नोलॉजी हमने नहीं इम्प्रूव किया है। बॉल वॉर्म। ठीक है, आप बताइए और क्या दिक्कत था? एमएसपी प्राइस पे खरीद नहीं दी है गवर्नमेंट, ये भी एक है। डिमांड क्या चल रहा है? एमएस स्वामीनाथन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि जितनी इनपुट है उसका 50% आप लगा के एमएसपी दीजिए। तो वो इम्प्लीमेंट एक तो करने की बहुत का जद्दोजहद चल रही है, दूसरी है कि एमएसपी जो अभी भी दे रहे हैं उसका भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये एक दिक्कत है। काफी लेट हो गया, करें कंटिन्यू? ओके। Why the tax cuts are a one way gamble? अभी आप बजट देख रहे होंगे, मोदी जी कह रहे थे कि आज तक का सबसे बड़ा जो मिडिल क्लास को तोहफा दिया गया है वो इस बार का टैक्स में दिया गया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो टैक्सेशन था 7 लाख तक, अगर आपका पहले था कि आपका इनकम है तो उसके नीचे का फ्री करते थे, रिबेट देते थे, ओवरऑल आपका 0 हो जाता था। फिर भी लेकिन 7 से 12 उसके आगे का काफी वो टैक्स ले लेते थे। अभी उन्होंने क्या किया है कि 12 लाख तक इंक्रीज कर दिया है। तो अगर आपका पर मंथ का इनकम 1 लाख के आसपास है तो भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बढ़िया है, फिर मिडिल क्लास खुश। जो लोग एक साल में अगर मानिए 20% भी देते हो, तो अगर 5 लाख का भी 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? नियर अबाउट 70-80 हजार का कम से कम तो था। 5% 10% वाला स्लैब भी लगाए तो 60-70 हजार का था। आप कितना भी कम कर लीजिए, तो कितना भी बचा के भी लोग करते थे तो 30-40 हजार दे देते थे। ठीक है, तो ऐसे में लोगों का फायदा हुआ, खुश। ठीक है, लेकिन अब ये दिक्कत है कि आपने टैक्स तो छोड़ दिया। आपने ये कहा कि जब टैक्स हमने छोड़ेंगे तो मिडिल क्लास के पास पैसा जाएगा, मिडिल क्लास जाके बर्गर खाएगा, पिज्जा खाएगा, अपना कपड़े खरीदेंगे, स्वेटर खरीदेंगे, ठीक है, टीवी खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी बूस्ट होगा। ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। फिर कंपनियां और एम्प्लॉयमेंट लोगों को करके मशीनें बढ़ा लेंगी। तो एक तो ये है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो जाए तो वेल एंड गुड। लेकिन आपने 1 लाख करोड़ छोड़ दिया ना, जो आप टैक्स लेते हैं उसी से एक्सपेंडिचर करते हैं। जो ये 50 स्कीम चला रहे हैं, पीएम आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री, ये जो कहीं ना कहीं कहाँ से पैसे आते हैं? टैक्सेशन से आता है। अब आपने मानिए मिडिल क्लास को छोड़ दिया। मिडिल क्लास अब उनका जो मैंडेट है, उन्होंने कहा कि गोल्ड खरीदूंगा, ठीक है, और मैं जमीन में पैसा लगा के रखूंगा। उन्होंने कंजप्शन पे नहीं किया, जो ऐसे चीजों पे किया जहां से प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी गवर्नमेंट सोच रही थी। तो ऐसे में क्या होगा? गवर्नमेंट का हालत खराब हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी आपका टैक्स कम हो गया
ऑलरेडी पैसे आपने ऐसे जगहों पे छोड़ दिए जहाँ पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और जो स्कीम पे दे रहे थे वो भी कम होगा। कम से कम मनरेगा वनरेगा चला रहे थे ना, कुछ तो खाने को मिल रहा था लोगों को। तो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि ये जुआ है। उन्होंने सोचा कि ऐसा करेंगे लोग, ठीक है, मिडिल क्लास ऐसा करेगा। दूसरा इन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास जो 1 लाख, जो 5 लाख से 7 लाख से 12 लाख के बीच में जो लोग हैं, एलिट ही है, मिडिल क्लास तो इंडिया के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा वो जो परसेंटेज है वो सिर्फ 2 से 3% है, यहाँ पे कहीं दिया हुआ है। जो इंडिया का मिडिल क्लास इस स्लैब में आता है दैट इज जस्ट 2 to 3%। लेकिन जो आप स्कीम चला रहे हैं उससे जो इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है वो करीब 15 से 20% लोगों को पड़ रहा है। तो आपने 2% लोगों का ध्यान में रख के कहीं ना कहीं 15-20% लोगों का जो आप स्कीम चला रहे थे, मनरेगा एंड अदर हेल्थ स्कीम, तो उसका आपने कॉम्प्रोमाइज किया है। यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है। टोटल क्लियर हो रही है। इन्होंने कहा टैक्स तो रिबेट कर दिया, इन्होंने इंक्रीज स्लैब कर दिया, और ये भी है कि हर एक ग्रुप को इन्होंने छूट दिया है। 12 लाख से ऊपर वाले लोगों को अभी रिबेट हटा दिया। पहले जो इनका 2 लाख था उनका 3 लाख कर दिया, जिनका 3 लाख था उनका 4 लाख कर दिया। तो कहीं ना कहीं सारे कैटेगरी का आया, लेकिन मेन जो बेनिफिट है वो 2 से 3% है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो 7 लाख से नीचे वाले कैटेगरी में आते हैं। आप देखिएगा, आप मिलिएगा बहुत कम, आपके मोहल्ले में ही चले जाइएगा तो कितने लोगों का इनकम होता है जो लाख पार करता हो। मैक्सिमम लोगों का इनकम 50 के आसपास होता है। बहुत रेयर केस में आप देखिएगा कि पूरे गांव में 4, 5, 10 लोग हैं जिनका इस तरीके का सैलरी या इनकम है। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट न्यूज है कि मॉनेटरी एंड द फिस्कल पॉलिसी नीड टू बी वर्क इन द टैंडम। व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी नीड टू वर्क इन द टेंडम। एक साथ काम करेगा तभी जाके काम करता है। तो व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी मनी का सप्लाई से रिलेटेड जितना भी है वो, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो वो क्या होगा, जैसे मनी मार्केट में जाना कम हो जाए या अधिक हो जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी होगा। और मैक्सिमम मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। आरबीआई जो होता है वही बोलता है कि इंटरेस्ट रेट कम कर दूंगा, तो लोग ज्यादा पैसे निकालने लगते हैं। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है तो लोग कम पैसे निकालते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब जो मार्केट में मनी फ्लो है उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज या कैसे भी मॉडरेट, रेगुलेट जो भी करना है आप कर रहे हैं। तो उसके थ्रू आप मार्केट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी होता है। दूसरा जो है वो ये फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल में क्या आता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फिस्कल? जैसे हम लोग पढ़ रहे थे फिस्कल डेफिसिट। व्हाट वाज द फिस्कल डेफिसिट? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ऐसे कुछ बात कर रहे थे। एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, फिस्कल सरप्लस हो जा रहा था। इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो फिस्कल डेफिसिट हो जा रहा था। फिस्कल का मतलब ओवरऑल एक्सपेंडिचर एंड योर इनकम, रिसिप्ट यही है, दो चीजों का है। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स उनको बचा दी तो फिस्कल पॉलिसी है, क्योंकि क्या है, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट कम हो गया, एक्सपेंडिचर इनका ज्यादा हो गया, ओवरऑल रिसिप्ट कम हुआ ना, लोगों के पास पैसा चला गया ना, जो रिसिप्ट गवर्नमेंट को आती थी वो कम होगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने, ठीक है, आपने जो फिस्कल पॉलिसी स्टिमुलस किया, जो आपने कोशिश किया है कि पैसे लोगों के पास बढ़ा दें और उससे एक्सपेंडिचर को बूस्ट करें, जिससे कंजप्शन बूस्ट होगा, ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट होगा। लेकिन साथ साथ आपको ये भी चाहिए कि जो गवर्नमेंट, जो ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, वो भी प्रॉपर तरीके से करे, वरना इन्फ्लेशन के कारण जो आपने ये फिस्कल पॉलिसी के कारण जो बूस्ट दिया है वो पता चले कि वो निगेटिवली इम्पैक्ट हो जाए। तो यही इन्होंने पूरा डिस्कशन में यही वो हुआ है कि दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना पड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर पावर, व्हाट इज दिस? बजट इफेक्ट्स टाटा पावर मल्स न्यूक्लियर रिएक्टर बिज फॉर ए। यहाँ पे दिया है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, व्हाट इज दिस? ये आजकल बहुत न्यूज में है। अगर मैं स्मॉल हटा दूं तो क्या है? मॉड्यूलर रिएक्टर्स। रिएक्टर्स कब पढ़ते हैं? कहाँ पे पढ़ा है रिएक्टर्स?
रिएक्शन करवाते हैं कुछ? रिएक्शन कहाँ करवाते हैं? जब हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा था, तो जो उसके थ्रू हम रिएक्टर्स के थ्रू ही कराते हैं ये फिजन फ्यूजन, जो मेन मशीन है वही तो रिएक्टर है, जहाँ पे रिएक्ट करा के हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नॉर्मल अभी जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा था, बड़े बड़े हम रिएक्टर्स बनाते थे और वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा था। रिएक्टर से क्या रिस्क होता है? रिएक्टर हम रिएक्शन किसका करवा रहे थे? फिसाइल मटेरियल्स, जहां से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलते हैं, और उनसे क्या खतरा हो सकता है? रेडिएशन का। रेडिएशन का खतरा आप उसी से याद कर लीजिए, जापान में जब बम फोड़ा था, अभी भी लोग क्या होते हैं, जेनेटिकली उनका मॉडिफाइड इम्पैक्ट है, अपंग, मेंटली रिटार्डेड, कहीं अगर लीकेज हो गया तो रिस्क है। मानिए मैं गोरखपुर के बगल में बता रहा हूँ रिएक्टर, और लार्ज स्केल पे वहां से रेडिएशन होने लगे, तो रेडिएशन आखिर में हवा में आके हमारे पास भी तो आएगा, ऐसा थोड़ी दीवार से रुक जाएगा। ठीक है, तो दीवार से नहीं रुकेगा ना, रुकेगा दीवार से? पूरा दीवार बंद रहता है, नेटवर्क आता है, आता है ना, फिर भी रुक थोड़ी जाता है, आता तो है। तो ऐसे भी जो रेडिएशन है उसका इम्पैक्ट बहुत निगेटिवली होता है, इसीलिए डर रहता है उसको लेके, सेफ्टी का जो मेजर होता है, इसीलिए वो प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं था। और हमारे पास जो एक्ट है वो केवल गवर्नमेंट के पास रखा है, दैट इज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। अभी हमने इसको चेंज करके इसको हमने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन के लिए भी इन्वॉल्व किया है, ताकि जो फंडिंग होती है इस रिएक्टर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब इंडिया जितना भी रिएक्टर्स बनाता था, फॉरेन कंट्रीज से हमारा कहीं ना कहीं कोलेबोरेशन था। अभी हम लोग हाल ही में देख रहे थे कुंडाकुलम। कुंडाकुलम कहाँ पे था? तमिलनाडु में। कौन इसको फंडिंग कर रहा था? रशिया। टेक्नोलॉजी की भी बात होती है और कहीं ना कहीं पैसे की भी दिक्कत आती है। जैतापुर कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे? जैतापुर, महाराष्ट्र। ठीक है, किसके हेल्प से बना रहे थे? फ्रांस के। अरे हाल ही में एक दिन तो ये सब आया था, विरोध चल रहा था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत था क्या? एक तो फंडिंग की दिक्कत है और दूसरा सेफ्टी का इशू है। फंडिंग का इशू करने के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो जैसे टाटा को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा जो रिएक्शन का रिस्क है, तो बड़ा रिएक्टर होगा उसको कंट्रोल करना ज्यादा टफ है। तो इसके लिए हम क्या करें, जनरेट ही कम करें। आर यू गेटिंग ना? जैसे कि आप कोल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा आग लगाएंगे उतना ज्यादा आपका आग फैलने का डर छोटा, उसके मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने जो कॉन्सेप्ट निकाला है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा, जो रिस्क है वो हम कम कर देंगे। पावर जनरेशन भले कम होगा, पावर जनरेशन 1/3 कैपेसिटी हो जाएगी, 1/4 कैपेसिटी हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने अपने लेवल पे भी बना के चला सकती है। जैसे मानिए कोई कंपनी रन कर रही है गीडा में, तो गीडा के जितने भी कंपनी है वहां पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर छोटा सा लगा दें, उनको दे दें, तो एक तो एफोर्डेबल है ना। जैसे बीच में नैनो कार क्यों आया था? एफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए, लोगों का एफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए। ऐसे ही अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आ जाएगा तो जो कंपनियां हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक बड़े लेवल पे बनाना है 2 गीगावाट 4 गीगावाट, तो वहां पे बड़ी मुश्किल होती है। और एक तो आप उसको संभालना, रेडिएशन का इश्यू है, उसके जो मटेरियल निकलते हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कहाँ पे ले जाके उसको डिस्पोज करें, इसका भी इशू आता है। ये सब इशू को हम रिजॉल्व करने के लिए क्या लेके आए हैं? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया, रिस्क कम हो गया, और जो एक्ट हमने चेंज किया दैट इज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट। और दूसरा जो चीजें हैं, सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के थ्रू जो लायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा। बड़ा रिएक्टर तो आपको कहेंगे 3,000 करोड़ आपका, अगर कहीं पे भी कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो जो भरपाई लायबिलिटी होगी वो 3,000 करोड़ की होगी। छोटा रिएक्टर तो आपका जो इसके थ्रू लायबिलिटी आएगा एक्ट के थ्रू, वो भी कम आ जाएगा, तो कंपनी वैसे भी नहीं डरेगी। आर यू गेटिंग ना? तो दीज आर द थिंग्स दैट हैज बीन डिस्कस यू। एक ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 न्यूज है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। एक ब्लैक होल अपने जो गैलेक्सी है काफी बड़ा, अभी तक का माना जा रहा है कि सबसे बड़ा गैलेक्सी हमें मिला है, और जो टेलीस्कोप हमने के थ्रू इसको पाया है दैट इज द गाइया BH3। यूरोप का टेलीस्कोप है गाइया टेलीस्कोप। ठीक है, क्या हमें मिला है? अभी तक का जो सबसे नोन बड़ा
ब्लैक होल था, वो हमने पाया है। और इसको हमने जो पाया है दैट इज थ्रू द यूरोपियन स्पेस एजेंसी गाइया टेलीस्कोप। ठीक है, व्हाट इज द नेम? कहाँ गया नेम? गाइया BS3। ठीक है, व्हाट इज द ब्लैक होल? ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट क्या है? कौन बताएगा? ये बताएंगी आज सबसे ज्यादा ना यही बोल रही है। आप बताइए। मैं इसलिए ज्यादा पूछ रहा हूँ नेहा से कि कम से कम ना वाले की तुलना में हाँ बढ़ जाए, लेकिन हर बार ना बढ़ जा रहा है। आप बताइए तब। अरे ब्लैक होल एक दिन हम लोग पढ़े थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्या था? क्या आपने कोई भी चीज? इनको लग रहा पता है, मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बताइए। एनर्जी नहीं, मास। मास इनफाइनाइट, एक पॉइंट पे इनफाइनाइट मास हो जाता है, डेंसिटी इनफाइनाइट होगा। अब जब डेंसिटी एंड मास इनफाइनाइट होगा तो कोई भी चीज करीब आएगी तो जा पाएगी। जैसे अभी देखिए, अर्थ का मास और रेडियस इतना बड़ा है, फिर भी कूदते हैं तो नीचे आते हैं, ग्रेविटी लगती है। सोचिए कि ए रेडियस, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, G mm/r² होता है। आर जितना बढ़ा उतना हमारा फोर्स कम। समझ में आ रहा है ना? G mm/r²। मास एंड मास के प्रोपोर्शनल है एंड रेडियस के डिसप्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके मतलब रेडियस कम करते जाए, एक जमाना आएगा, एक टाइम आएगा जब हम जीरो कर देंगे। तो जीरो को किसी चीज में अगर आप करेंगे डिवीजन तो क्या होगा? इनफाइनाइट ऐसे ही पहुंच जाएगा। रेडियस एकदम आप माइन्यूट लगा रहे हैं और मास पूरा पृथ्वी से भी मिलियंस टाइम्स जो सन होते हैं। और वो भी सन जो होंगे वो अपना जो सन वाला है उसके मास से 3 गुना कम से कम होना चाहिए। दैट इज द चंद्रशेखर लिमिट। ये पढ़ा है चंद्रशेखर लिमिट? ठीक है, जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा है ना, ये सब पढ़ा है ना सर? ये अभी नहीं पढ़ा है? ये जो ये ब्लैक होल ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है? अच्छा, आप लोग पढ़ेंगे। चंद्रशेखर लिमिट एक लिमिट है कि उसके अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, अगर कोई भी सन है, सन एक स्टेज के पास डेथ होता है उसका, होता है ना? जैसे पहले उसका नॉर्मल लाइफ होता है, जैसे सन का चल रहा है, हीलियम एंड हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम खत्म होगा तो मरेगा ना एक दिन। जैसे हम आप दुनिया सब कुछ जीता है मरता है, वैसे सन भी मरता है। तो रिएक्शन में कैसे मरेगा? उसका गैस खत्म हो जाए, तो उसका जो गैस खत्म होने लगेगा तो उसका जो ओवरऑल रेडियस है कम होते जाएगा, और जो उसके मटेरियल है दैट विल बी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इसके कोर भी इकट्ठा होगा, और उसके बाद सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट के बाद उसका जो एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन हो गया तो दैट विल बी द ब्लैक होल। अदरवाइज क्या बनता है? डॉर्फ स्टार। ये सब हम लोग पढ़े हैं एक दिन। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जो ब्लैक होल है, अभी तक हमें जो नॉलेज था वो हमें लगता था कि अपने गैलेक्सी में नहीं है। अब सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है वो अपने गैलेक्सी में ही मिल के आया है। और किससे हमको मिला है? ये सब पीसेस में। नाम क्या है? ये सब चीजें पीसेस में काम आएगी। क्लियर हो रही है ओवरऑल क्या है? यही इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया टोटल। व्हाट इज द न्यूट्रॉन स्टार? सुपरनोवा के बाद एक स्टेज आएगा न्यूट्रॉन स्टार का, वहां पे डेंसिटी बहुत हाई होगी। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है ब्लैक होल में तो न्यूट्रॉन स्टार में होता है। और दूसरा कंडीशन जो होता है दैट इज द डॉर्फ स्टार में होता है। ठीक है, उसी में पल्सर भी बनेगा। अगर उसका रोटेशन बहुत हाई है तो वहां पे वो पल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बार आप लोग साइंस में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज द a piercing eye in the desert। यहां पे बात हो रही है दैट इज द एक टेलीस्कोप हम बना रहे हैं फॉर द फ्यूचर। और ये जो होगा वो अभी तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा। कहां बना रहे हैं? व्हाट इज द नेम? उसका नाम ही है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। और ये जो बनेगा दैट इज द
चीले में आटाकामा डेजर्ट है, वहां पे हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक का बस आप ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए कि दिस इज द वी आर इंस्टॉलिंग इनटू द आटाकामा डेजर्ट ऑफ द चीले। चिली क्या बोलते हैं, चीले या चिली? चीले दोनों हो सकते हैं। उसका शेप मिर्चे के जैसे है तो इसीलिए चिली बोलते हैं, लेकिन कई लोग प्रोनाउंसिएशन इसका चीले भी करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट के थ्रू बन रहा है उसका नाम है यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी इंटर गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बना रहा है। इसका मेन जो फंक्शन होगा कि एक्स्ट्रा प्लेनेटरी लाइफ को हम सर्च करेंगे, जितना भी टेलीस्कोप है उसी का हम कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग करते हैं हमेशा टेलीस्कोप से कि बिग बैंग रिएक्शन के टाइम पे क्या हुआ था, यूनिवर्स का हम लोग हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, तो ये इसका भी वही होगा। और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिनोज ये सब को ऑब्जर्व करते हैं कि उस समय उसका मेन बिहेवियर क्या होगा। डार्क मैटर की आजकल हम लोग खोज कर रहे हैं, डार्क एनर्जी की खोज कर रहे हैं कि क्या है, तो ये सब चीजों का इसका मेन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेंडेड टू सर्च फॉर द एविडेंस इनटू द लाइफ ऑन द एक्स जो प्लैनेट्स पीयर बैक टू द टाइम लुक यूनिवर्स अर्लीस्ट स्टार। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो हम इससे सोर्स करना चाहते हैं। और कब तक बनने के चांस है, 2028 तक। तो अभी ये बनने के प्रोसेस में है और ये 10 साल तक सबसे बड़ा टेलीस्कोप यही रहेगा। क्लियर? So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.